साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। किसी भी चैप्टर का नाम ही बता देता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो जैसे कि इसका नाम देख रहे हैं, इसमें हम लोग को राज्य, राजा और कुछ एक जो है गणराज्य है उसके बारे में जानकारी लेनी है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मेरा विज्ञापन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी चैनल है। बेशक ही लाइफ में आपको बहुत सारे प्रॉफिट देगा, लॉस कुछ होने वाली है नहीं। चलिए आगे अपना चैप्टर देखते हैं, एक एक टॉपिक करके अपना चैप्टर कंप्लीट हम लोग करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि शासक बनने के लिए क्या होता था कि कुछ सभा होता था और सभा में लोग जो है किसी व्यक्ति को अपना शासक घोषित करते थे। तो आमतौर पे शासक कैसा होता था, कुशल योद्धा होता था। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 3000 साल पहले की बात है, कि शासक बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, जैसे कि उसमें एक अश्वमेध यज्ञ है, और स्वयं को जो है शासक घोषित करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब होता है चक्रवर्ती घोषित करना, यानी चारों दिशाओं में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी था वह सहचर होता था। सहचर का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। तो सारथी जो यानी रथ होता था, उसका संचालन करता, यानी तो वो उसका सहचर हुआ करता था। वो यज्ञ के अवसर पे राजा के विजय तथा अन्य गुणगानों को करता था, क्योंकि वो साथ साथ गया रहता था हर एक घटनाक्रम पे। तो वो बताता था कि राजा ने क्या क्या किया है और किस प्रकार किया है। केवल राजा ही अनुष्ठान नहीं करता था, शासक ही अनुष्ठान नहीं करता था, उसके जो सभी संबंधित थे, रानी पुत्र आदि जो लोग थे, वे लोग भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते रहते थे। अब वर्ण व्यवस्था भी उसमें धीरे धीरे इंक्लूड होने लगी। वर्ण व्यवस्था तो एक्चुअली ऋग्वेद से ही आ गया था, ऋग्वेदिक काल से। उसमें क्या था कि उस समय जो क्रम के आधार पे बांटा गया था, बाद में वो स्टेबल होने लगा था। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल को दो श्रेणी में बांटा गया, दो खंडों में बांट दिया गया है, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल। तीन जो बाकी जो वेद हैं, जिसमें है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये जो है बाद के कालखंड में लिखे गए हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद इसके जो पुरोहित हैं वो होत्री हैं। इसमें देवी देवताओं की स्तुति लिखी गई है। सामवेद में जो है उद्गात्री हैं इसके पुरोहित, और इसमें छंदों की गायन की विधि लिखी गई है। यानी जो सर्वप्रथम संगीत की जानकारी हमें मिलती है वो सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद में अध्वर्यु है, जो यज्ञ संपादन की विधि है वो यजुर्वेद में ही लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपका जवाब यजुर्वेद ही होगा। अथर्ववेद में संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। चूंकि ये सारे ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद के रचने के बाद रचे गए हैं, तो इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। खास करके इन ग्रंथों की रचना जो है उत्तर भारत में गंगा यमुना के क्षेत्र में की गई है। वैदिक काल में पुरोहित लोग जो है लोगों को 4 वर्ग में बांट देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें द्विज कहा जाता था उस समय। द्विज का मतलब था कि दोबारा जन्म लेने वाला। इन लोगों का उपनयन संस्कार होता था, यानी जनेऊ जानते ही होंगे। तो उपनयन संस्कार इन लोगों का होता था। प्रथम जो वर्ग था वो ब्राह्मणों का था। ये लोग जो है वेदों को पढ़ने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का काम करते थे। दूसरा जो स्थान था वो क्षत्रियों का था। ये लोग शासक वर्ग थे और ये युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य या वैश्य कह लीजिए, वे तीसरे स्थान पे आते थे। उनका काम था कृषक, पशुपालन और व्यापारी। ये इस वर्ग में जो इस श्रेणी में लोग आते थे, यानी जो लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापारी थे, वे लोग जो थे वैश्य के लिस्ट में आते थे। इसके अतिरिक्त जो शूद्र लोग थे, इनका कार्य था कि ऊपर के तीनों जो वर्ण हैं उनकी सेवा करे वे लोग। उत्तर वैदिक काल में औरतों की स्थिति अच्छी नहीं थी। औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया था। महिलाओं को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करते थे। अछूत की अवधारणा वैदिक काल में ही आई थी। अछूत का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सके।
बाद में चल के जो है शिल्पकार है, शिकारी और जो लोग भोजन संग्राहक थे, शवों को जलाने का काम करते, दफनाने का काम करते थे, उन्हें अछूत माने जाने लगा था। वैदिक काल के अंत अंत आते आते वर्णों का निर्धारण जो है अब जन्म के आधार पर होने लगा। पहले क्या था कि कर्म के आधार पर होता था, लेकिन अब जो है जन्म के आधार पर होने लगा। जो लोग ब्राह्मण हैं उनके जो संतान हैं वे भी ब्राह्मण होने लगे, जो क्षत्रिय हैं उनके संतान भी क्षत्रिय होने लगे। यानी अब वर्ण व्यवस्था जो है अस्थायी होगी। हालांकि बहुत सारे राजाओं द्वारा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वे लोग पुरोहित को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। अब है जनपद का कंसेप्ट। महायज्ञों को करने वाला राजा आगे चल के जो है जन के राजा ना होकर जनपद के राजा होने लगे, यानी कहलाने लगे। जनपद एक विशेष क्षेत्र यानी विशेष भूभाग पर अपना जो है कब्जा कर लेते थे और उन पे शासन करते थे। बाद में उन्हीं का नाम जहां मतलब जन जहां रहने लगे उन्हें जनपद कहने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने का जगह। इसमें से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरजी खेड़ा। जनपदों के लोग चावल, धान, गेहूं, दाल, गन्ना, तिल जैसे फसल भी उगाते थे। कुछ एक बर्तन भी मिले हैं, चित्रित धूसर मृत भांड यानी चित्रित धूसर पात्र लिखा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, इसको चित्रित धूसर मृत भांड को PWG भी बोला जाता है। अगर कहीं PWG लिखा हुआ मिल जाए आपको तो आप इसे चित्रित धूसर मृत भांड ही समझेंगे। आप देख सकते हैं चित्र में कि एक कटोरा बनाया गया है मिट्टी का और इस पे जो है कलाकारी की गई है। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अवस्थित था। यहाँ से किले की दीवारों की अवशेष अभी भी मिले हुए हैं। समय कौशाम्बी था, महाजनपद वत्स था, उसकी राजधानी थी। इतनी जानकारी इस टॉपिक में मिला है। कर व्यवस्था उस समय कैसी थी? तो चूंकि अब जो है राजा स्वयं को घोषित करने लगे लोग, तो उसके लिए धीरे धीरे सेना का जो है गठन किया जाने लगा था। बड़े बड़े किलों का निर्माण किया जाने लगा था। इस दौर में धन की आवश्यकता जो है शासकों को पड़ने लगी थी, तो ये लोग कर प्रणाली का इजाद करने लगे थे। तो कर लेने की जो व्यवस्था थी, प्रायः जितना उपज था किसानों का फसलों का, उसका 1/6 हिस्सा वो लोग लेते थे, जिसको भाग कहा जाता था। जो लोग कर वसूलते थे उसे भागदूह कहा गया है। कर वसूलने वाले को भागदूह कहा गया है, याद रखिएगा। जो लोग कारीगर थे उनसे भी कर लिया जाता था। उन्हें प्रायः जो है 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के यहाँ। जो लोग आखेटक थे, शिकारी थे, उन्हें भी कर देना पड़ता था। यानी सभी को उस समय कर देना पड़ता था, हालांकि अछूत लोगों को छोड़ के। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा कि लोहा जो है, लोहा की खोज हो जाती है। उससे क्या चेंजिंग आता है कि हल बनाए जाने लगे। तो जो लकड़ी का हल था वो ज्यादा गहराई तक नहीं खेत की जुताई कर पाता था, लेकिन जो लोहे की हल आई वो हल जो है काफी हद तक बेहतरीन जुताई करने लगी, जिसके कारण जो है फसल और अच्छे उगने लगे। लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि धान के बीज छिड़कने के बजाय उसे रोपने की प्रक्रिया सीख लेते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे अधिक जीवित रहने लगे और काफी अच्छा जो है उन्हें जो है अनाज की प्राप्ति होने लगती है। जो है साम्राज्य की जो है गणराज्य की यहाँ पे जिक्र भी किया गया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। मगध की बात की गई है। लगभग 200 साल के भीतर मगध जो है ना सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदी जो है मगध से होके बहती थी। नदियों से यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनने का मतलब सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। जंगल भी था मगध में, जहां बहुत हाथियों की संख्या अच्छी खासी पाई जाती थी। तो ऐसा पाया जाता था कि वे लोग हाथी पकड़ पकड़ के उसे प्रशिक्षित करते थे और उसे युद्ध में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से जो उनकी सेना थी काफी ताकतवर बन गई थी। लौह की खदानें भी थी यहाँ पे, तो इसलिए हथियार भी काफी बनाया जाता था। मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। इसके शक्तिशाली शासकों में बात करें तो बिंबिसार और अजातशत्रु काफी जो है फेमस है। आप इन्हें बताएंगे कि ये किस वंश से थे। हालांकि इसे पितृहंता भी वंश कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने पिता को मार मार के शासक बने हुए हैं। उसमें एक महापद्मनंद की भी नाम आती है। इसकी राजधानी जो है राजगिरी, अभी उसका नाम जो है राजगीर है, थी।
बाद में जो है पाटलिपुत्रा को, जो आज के डेट में पटना के नाम से है, उसको राजधानी बनाई गई। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के सपना लिए हुए भारत की तरफ बढ़ता है और हखामनी साम्राज्य के शासक डेरियस तृतीय को जो है पराजित करके हिंदकुश पर्वत पार करता है और तक्षशिला के शासक आम्भिक पर आक्रमण करता है। लेकिन आम्भिक जो है आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन वहीं जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात पोरस से होती है, लेकिन पोरस हार नहीं मानता है और झेलम नदी के किनारे पोरस जो है उससे युद्ध करता है, जिसे हाइडेस्पिच की भी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अंत में पोरस जो है हार जाता है, लेकिन सिकंदर उसके बहादुरी देख के उसे पुनः राज्य वापस कर देता है। मगध के निकट ही एक बज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली, जो अभी भी बिहार में ही है। ये अलग ही किस्म के जो है गणराज्य था। शासन व्यवस्था यहाँ की अलग ही किस्म की थी, क्योंकि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो गण और संघ के माध्यम से चलती थी। गण का मतलब होता है एक से अधिक लोगों का समूह और संघ का अर्थ है संगठन या सभा। यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं लेता था, सभी लोग बैठते थे और वहां पे वाद विवाद होता था और उससे जो निष्कर्ष निकलता था वही निर्णय लिया जाता था। अस्त्रीय दास और कर्मकार लोग जो थे वो सभा में भाग नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर जो है इसी संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में इसका काफी अच्छा से जिक्र मिलता है। बज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय सूत पिटक जो है ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसका 5 जो है निकायों में विभाजन किया गया है। उसमें एक है दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय में जो है बज्जी संघ के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। वे अपने मंत्री वस्कार को बज्जी संघ पर आक्रमण की सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजता है। इस चैप्टर में इतना ही था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।